I will be recording this lecture. The recording of this lecture has started. अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे. So it is advised that you have your notebook and pen with you right now. And I hope कल जैसा आज नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगा. कल जो कुछ भी कंटेंट हमने डिस्कस किया था, आज वो कंटेंट पूरा रिवाइज करेंगे. कल जितना भी पढ़ाया था, I have it written on the slides. I will discuss everything that was taught yesterday and I will start with the new content. You can raise your hands at any time if you have difficulties. पहले 2-3 स्लाइड्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद डाउट्स डिस्कस करेंगे. First, let us cover 2 or 3 slides and then we will discuss some difficulties. So, atom, there are 2 parts of the atom, nucleus and the extranuclear region. ठीक है, एटम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा पार्ट होता है एक्स्ट्रान्यूक्लियर रीजन. न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. Protons and neutrons are present inside the nucleus. So protons and neutrons nucleus के अंदर present होते हैं, electrons nucleus के बाहर present होते हैं. Nucleus के बाहर जो भी होता है उसको बोलते हैं extra nuclear region. Things which are present outside the nucleus are called as things which are present outside the nucleus are called as extranuclear region. मतलब things को region नहीं बोलते, the area outside the nucleus is the extranuclear region. ठीक है, और उस extranuclear region में क्या present होता है, उसमें present होते हैं electrons. ठीक है, और ये जो electrons होते हैं ये contribute करते हैं chemical properties को. हम लोगों को पता है, we know that there are 2 types of properties, physical properties and chemical properties. So the nucleus contributes to the physical properties and the extranuclear region, the electrons contributes to the chemical properties. लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ chemical properties को contribute करेगा, this contributes to physical properties as well. कुछ physical properties भी होती है जिसमें electrons अपना contribution देते हैं. ठीक है, so then we will discuss about the Bohr's atomic model. नील्स बोर नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने बोर एटॉमिक मॉडल दिया था, उस मॉडल को हम अभी डिस्कस करेंगे. द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल इज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सर ने ये पढ़ाया होगा, दिस माइट हैव बीन डेल्ट बाय सर. सर ने ये डिस्कस किया होगा दैट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिट्स में. Only certain special orbits known as discrete orbits are allowed inside the atom. ठीक है, फिर जब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते. दे डोंट रिलीज एनर्जी एंड दे डोंट एब्जॉर्ब एनर्जी. रेडिएट का मतलब होता है रिलीज, तो उनका एनर्जी जो है वो फिक्स होता है. देयर एनर्जी इज कांस्टेंट. तो ये एक डायग्राम है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया हुआ. इस डायग्राम को हम अभी स्टडी करेंगे. देयर इज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम. स्क्रीन पे न्यूक्लियस दिखाई देगा सेंटर ऑफ द एटम में. पहले वाले शेल का नाम है के शेल, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट. ये जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स है, डिस्क्रीट का मतलब होता है नॉन कंटिन्यूअस. डिस्क्रीट मींस डिसकंटिन्यूअस, नॉन कंटिन्यूअस. ठीक है, सो देखो के शेल है, उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ दी, फिर एल शेल आया, उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ दी, फिर एम शेल आया और एन शेल आया. तो इनमें जगह दिखाई दे रही है हमें. देयर इज सम स्पेस बिटवीन 2 ऑर्बिट्स. बिकॉज देयर इज सम स्पेस बिटवीन 2 ऑर्बिट्स, therefore these orbits are called as discrete orbits. discrete orbits मतलब कुछ जगह प्रेजेंट है 2 ऑर्बिट्स के बीच में. ओके, सो 4 शेल्स इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, के शेल, एल शेल, एम एंड एन. के एल एम एन, के से नेमिंग स्टार्ट होती है, के एल एम एन ओपी चलता रहता है. फर्स्ट वाले शेल को बोलते हैं n इज इक्वल टू 1. सेकेंड वाले शेल को बोलेंगे n इज इक्वल टू 2. थर्ड शेल विल बी n इज इक्वल टू 3 एंड फोर्थ शेल विल बी n इज इक्वल टू 4. फिर ये 1 2 3 4 5 आगे चलता रहेगा. दिस इज वेरी इजी. सो न्यूक्लियस इज एट द सेंटर और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं. अब ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम एनसीईआरटी से लिया हुआ है.
दिस इज अ 2D डायग्राम। 2D डायग्राम का मतलब क्या होता है? दिस इज अ 2 डायमेंशनल डायग्राम। दिस इज अ 2 डायमेंशनल डायग्राम। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स 2D में मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स 3D में मूव करते हैं। मतलब पूरे स्पेस में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ओके, स्पेस में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे मतलब ये जो के शेल है, दिस के शेल, this particular K shell is not circular, it is spherical, sphere है, this is spherical, K shell is not circular, 3D shape है उस चीज का। okay, so this is a 2 dimensional diagram, but in reality electrons move in 3 dimension, shells are spherical, जो शेल्स है वो स्फेरिकल है, ये हम लोगों को अभी समझना है। द शेल्स आर स्फेरिकल, स्फीयर में मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो नाउ आई विल टेक योर डिफिकल्टीज। अभी आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। प्लीज आस्क योर डिफिकल्टीज ओनली अबाउट दिस स्लाइड एंड द प्रीवियस स्लाइड। इस क्लास में जो भी पढ़ाया गया है अब तक उसके बारे में डाउट्स पूछे, और जो कल पढ़ा था उसके बारे में भी आप डाउट्स पूछ सकते हैं। Raise your hands if you have any difficulties. Yes, Dharmesh Bhatt. Sir, please explain radiate orbit one more time. Okay. Sir, discrete orbit. Discrete orbit, yes. Discrete means discontinuous. I want everyone to write it down in their notebook that the meaning of discrete is non-continuous. वो जो ऑर्बिट्स है वो कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? न्यूक्लियस के बाद थोड़ी जगह है, उसके बाद के शेल आया, के शेल के बाद थोड़ी जगह, उसके बाद एल शेल आया। के और एल एक दूसरे को चिपके हुए नहीं है, अगर चिपके हुए होते तो उसको कंटिन्यूअस बोलते। सो दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस थिंग, दिस इज अ डिस्क्रीट थिंग। डिस्क्रीट मीन्स नॉन कंटिन्यूअस। के शेल अपने आप में कंटिन्यूअस है, लेकिन के और एल कनेक्टेड नहीं है, और कनेक्टेड नहीं है इसीलिए वो चीजें डिस्क्रीट है। ओके, रेडिएट एनर्जी का मतलब होता है रिलीज एनर्जी। सो व्हाइल मूविंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स को कोई एनर्जी नहीं लगती है ऑर्बिट में घूमते वक्त। सो आई होप धर्मेश का डाउट क्लियर हो गया होगा। सुमेध कुलकर्णी, प्लीज आस्क। Sir, I want to confirm that in 1896 protons were discovered, na? Okay, go ahead. So, Sir? yes, Sumedh, please tell. हाँ, protons were discovered in 1896. आगे बोलिए। And in 1936 neutrons were discovered, na? It is right, na? Yeah, I'm not so sure about the year, but protons were discovered before neutrons. I am not very much sure about the exact year. Okay, Sumedh? Okay, sir. Okay, sir. Sohan, please ask your difficulty. I have not understand that first and second point, sir. Please Okay, understand the whole concept. Of this slide, right? Sohan, you are talking about this particular slide, right? Yes, sir. Okay, please pay attention. Only certain special orbits known as discrete orbits are allowed inside the atom. अभी जो atom है, atom is divided into two parts, nucleus and other than nucleus. जो other than nucleus है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स है। अदर देन न्यूक्लियस वाली चीज को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। ओके, नाउ इन दिस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन डिफरेंट ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट। ये जो सर्कुलर चीज दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं ऑर्बिट। ओके, नाउ दीज ऑर्बिट्स आर डिस्क्रीट, मतलब ये सर्कल्स एक दूसरे को चिपकते नहीं है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। दीज आर सेपरेटेड, दीज आर नॉन कंटिन्यूअस, and electrons revolve in these orbits.
and these orbits in reality are in 3 dimension. ये जो shells है, shell मतलब orbit, orbit और shell एक ही चीज है. Shells are spherical. डायग्राम 2D है, लेकिन रियलिटी में जो shells है वो spherical होते हैं. Sohan, is this clear? Yes sir. Sir then sir discrete orbits मतलब चिपके हुए, और अगर discrete orbit means distance is there between two shells, and what is meant then that continuous orbit sir? Continuous orbits कुछ नहीं रहता है. देखो अभी जो K वाला है, can you see that the K orbit is completely away from the L orbit? There is no connecting point between these two orbits. ठीक है, अगर हाइपोथेटिकली मैं ऐसा ऑर्बिट बनाऊं तो ये दोनों जो ऑर्बिट्स है, these two orbits are नॉन डिस्क्रीट, लेकिन ऐसा नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं होता है. ऑर्बिट्स आर ऑलवेज डिस्क्रीट. देयर इज सर्टन गैप. दो ऑर्बिट्स के बीच में हमेशा गैप प्रेजेंट रहता है. ओके सोहन? बिकॉज देयर इज गैप बिटवीन टू ऑर्बिट्स, therefore the orbits are discrete. Sir, where is extra nuclear area sir? Extra nuclear region where it is present? इन द एटम. देखो एटम में न्यूक्लियस है सेंटर पे. न्यूक्लियस के अलावा जो कुछ भी एटम में है उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन बोलेंगे. ओके सर मतलब एल एम एन शेल जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है. यस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन्स में KLMN शेल्स है और N के आगे भी हम जा सकते हैं. ओके सर वो प्रत्येक एक शेल में सर 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना, ऑक्टेट? नहीं सर, शेल्स में 2n² इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं. वी विल कम टू दैट. वो वाली चीज पढ़ाना बाकी है, अभी पढ़ाएंगे उस चीज को. ठीक है? ओके सर. ओके सर. वेरी गुड सर. देखो सोहन ने पूछा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन कहाँ है, तो ये हो गया न्यूक्लियस. और जितना भी एटम है न्यूक्लियस के अलावा वो सारा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन. ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन. द शेल्स आर प्रेजेंट in the extra nuclear region. Shells are present in the extra nuclear region. We will take next difficulty now. Ridansh, please ask. Sir, what is meant by free electrons? Free electrons. देखो एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से दूर चला गया, it is called as a free electron. मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन है और वो किसी शेल में प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ अकेला इलेक्ट्रॉन रखा है, इट इज नॉट बाउंड टू द न्यूक्लियस, देन इट इज कॉल्ड एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन. वी डिस्कस्ड अबाउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट क्लास. इन टुडेस क्लास आल्सो वी विल डिस्कस अबाउट देम. ओके, Thank you, sir. ओके सर, वेरी गुड. रश्मि अग्रवाल. Sir, my question is that why the electrons do not radiate energy while they are present in the discrete orbits? Okay. Why don't the electrons release energy when they are present in discrete orbits? So, like the technical answer to this question is given in 11th and 12th, but I will give you a short form of the answer. What will happen if they release energy? देखो क्या है कि वो एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं, लेकिन अगर एनर्जी रिलीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट में, सपोज इलेक्ट्रॉन है, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इफ इट रिलीजेस एनर्जी then it will move and then it will fall on the nucleus. वो न्यूक्लियस पे जाके गिर जाएगा. क्यों गिर जाएगा? क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, राइट? पॉजिटिव निगेटिव आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, तो वो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस पे जाके गिर जाएगा और एक्सप्लोजन जैसा हो सकता है. अब ऐसा नेचर में होता तो नहीं है, कभी भी ऐसा दिखता नहीं है ना कि एटम्स अपने आप बर्स्ट होने लग गए. तो उस कंडीशन से हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है उसने एनर्जी रिलीज नहीं की होगी, और रिलीज नहीं की होगी मतलब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है वहीं पे वो फिक्स है. इट इज मूविंग इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट ओनली. उसकी जगह उस ऑर्बिट में फिक्स हो गई है और वहां पे एनर्जी कांस्टेंट हो गई. इफ इट ट्राइज टू रिलीज एनर्जी देन इट विल हैव टू मूव टूवर्ड्स द न्यूक्लियस. अगर
इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा तो उसको न्यूक्लियस की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि ऐसा नेचर में ऑब्जर्व नहीं होता है। इसका उल्टा सोचो, इफ इट ट्राइज टू एब्सॉर्ब एनर्जी देन इट विल मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो वो भी नेचर में नहीं होता है। तो नेचर में क्या दिखता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स दिखाई देती है, एंड बिकॉज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड, देयरफॉर वी से दैट electrons do not radiate energy. Rashmi, I hope your difficulty is cleared because you have lowered your hand by yourself. Thank you so much. Sarthak, please ask. Sir, yesterday you told that an element should have less than 4 electrons in its outermost orbit so that it can conduct electricity. Yes. So, Yes. sir, graphite is an exception to this now, as it contains 4 electrons, but only 3 are included in bonding. So it Yes, has one free electron. Definitely, graphite is an exception. सिर्फ graphite ही नहीं, the whole of carbon is an exception because Yes, sir. carbon graphite is a non-metal. Generally, metals conduct electricity. So in chemistry, there are lot many exceptions present. Okay, thank you, sir. Yes, good. You can mute yourself. Next difficulty. Manthan, please ask. Sir, you said that electrons do not move. It is fixed. So, sir, how it loses and gains electron? But electron is fixed मतलब it is fixed in its own orbit. Electron इसमें है. अब ये कौन सा वाला शेल है? K वाला शेल है, right? Sorry, this is L. Second number का L शेल है. तो अगर इलेक्ट्रॉन L शेल में है तो वो वहीं पे घूमता रहेगा. It will rotate, it will revolve in the L shell only. It will not go to K. It will not go to M. It will be present only in L shell. अगर कोई इलेक्ट्रॉन N में है, if it is present in N shell, so then it will not go to M shell, either it will go to O shell, K L M N O. N के बाद O आएगा. N का इलेक्ट्रॉन O में भी नहीं जाता और N का इलेक्ट्रॉन M में भी नहीं जाता है. क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उसको एनर्जी है. It does not want to radiate energy, so therefore in order to keep the energy fixed, it will rotate in its own shell. Manthan, reply. Yes, sir. Thank you. Okay, sir. We'll take one last doubt and then we'll go ahead with the presentation. Sehal Hiralkar, please ask. Hiralkar. सर Yes. सर ऐसा क्यों होता है कि अगर लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो ही वो ऑक्टेट फॉर्म करता है? बहुत बढ़िया. ऐसा क्यों होता है कि लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑक्टेट फॉर्म करता है? एक्चुअली क्या है ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ही ऑक्टेट है. व्हाट योर डाउट वाज, आप ये पूछना चाह रहे हो कि अगर 8 हो गए तो ऐसा क्या हुआ कि वो स्टेबल बन गया. आई थिंक दिस इज योर डिफिकल्टी, राइट? नाउ थिंक अबाउट दिस. इनर्ट गैसेस डू नॉट रिएक्ट. इनर्ट गैसेस के कंपाउंड्स नहीं बनते, राइट? सो इनर्ट गैसेस के कंपाउंड्स क्यों नहीं बन रहे? उसमें कुछ तो होगा जिसकी वजह से उसको जरूरत पड़ी कंपाउंड बनाने की. हम लोगों ने देखा outermost orbit of inert gases have 8 electrons. ये हम लोगों ने ऑब्जर्व किया. फिर हम लोगों ने ये देखा कि all the elements are trying to attain that particular thing. Okay, so imagine a classroom scenario. एक स्टूडेंट है जिसको मैथ्स में, सपोज आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम एग्जांपल, एक स्टूडेंट है जिसको मैथ्स में 100% मार्क्स मिले. he or she got 100 marks out of 100 marks. Okay, फिर हम लोगों ने बाकी स्टूडेंट्स को जिनको 100 मार्क्स नहीं मिले, उन लोगों ने क्या देखा, उन लोगों ने उस स्टूडेंट से जाके पूछा कि आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आपको 100 मार्क्स मिले. सो दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट रिप्लाइड, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, होमवर्क किया, पढ़ाई की, अलग अलग बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो बाकी सब स्टूडेंट्स ने भी वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और फिर बाकी स्टूडेंट्स के भी मार्क्स बढ़े. नाउ थिंक ऑफ मार्क्स एज स्टेबिलिटी. Inert gases are already stable because there are 8 electrons present in them. Okay, अब बाकी elements are trying to gain that stability, and other elements when they try to gain that stability, concept introduce होता है जिसको हम बोलते हैं वैलेंसी. ठीक है, फिर अब और थोड़ा डीप में जाते हैं. 8 ही इलेक्ट्रॉन्स क्यों? Why only 8 electrons? तो
इस चीज का आंसर क्लास 11th में आता है। एक 11th क्लास में टॉपिक आता है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें एक कंसेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन, and along with that concept there is another concept called as atomic orbitals। तो जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स वाला कंसेप्ट सीख लेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा कि 8 इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों, व्हाई नॉट 10 एंड व्हाई नॉट 6। बट तब तक के लिए हम ये समझे कि इनर्ट गैसेस वाली चीजें स्टेबल है, उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयरफॉर अदर एलिमेंट्स आर ट्राइंग टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स। I hope this was clear। किनका डाउट था ये? I forgot your name, I'm sorry। Sehal, right? Please unmute। यस सर। और सर सर हाँ सर। सर मुझे पूछना था कि सर एटम स्टेबिलिटी, उनको एटम्स को स्टेबिलिटी क्यों चाहिए होती है? हाँ, क्यों चाहिए होती है इसका आंसर किसी के पास नहीं है। Why do atoms want to be stable? उसका रीजन है because they want to have less energy। अब why do atoms want to have less energy? There is no answer for this। देखो क्या होता है ना, इन साइंस एंड स्पेशली इन केमिस्ट्री चीजें ऑब्जर्व होती है एंड उसके बाद में उसका थ्योरी बनता है। फिजिक्स में ना थोड़ा उल्टा होता है, एक्चुअली फिजिक्स में भी ऐसे ही होता है, बट इन केमिस्ट्री लार्जली वी ऑब्जर्व थिंग्स एंड देन वी डिराइव कंक्लूजन्स। इसीलिए क्या होता है, फिजिक्स में होते हैं लॉज एंड केमिस्ट्री में ज्यादातर होती है थ्योरीज। सो देयर इज अ थ्योरी इन केमिस्ट्री व्हिच सेज all the elements या all the compounds या everything in nature tries to attain stability। and now why everything tries to attain stability, इसका आंसर किसी के पास नहीं है, ठीक है। that is something which is unanswered right now। but why, how to attain stability, इसके ऊपर सारी चर्चा है, सारा डिस्कशन how to attain stability पे है। why someone wants to attain stability? because they want to have less energy। Why do they want to have less energy? इसका आंसर नहीं है। So I hope I was able to clear your difficulty। ठीक है। So now we will go ahead, we'll go to the next slide now। So electrons are present in the extranuclear region। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। They are present in different energy levels called as orbits। तो orbits को हमने नाम दिया था, we have named the orbit as A shell, L shell, M shell and so on। okay, K L M N so on and so forth, ऐसे हम लोगों ने नाम दे दिए थे। किसको नाम दिए थे? ऑर्बिट्स को। और उसी के साथ हमने ऑर्बिट्स को नंबरिंग भी दे दी थी। क्या नंबरिंग दी थी? n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4। ठीक है, हमने नंबरिंग भी दे दी और हमने नाम भी दे दिए। किसको नाम दिए? ऑर्बिट्स को। ऑर्बिट क्या है? जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है। देन बोर-बरी स्कीम डिफाइंस द कैपेसिटी ऑफ ईच ऑर्बिट। अब क्योंकि हमने ऑर्बिट बना दिया और हमने बोला इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो हर ऑर्बिट की एक अपनी कैपेसिटी है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें रख सकते। वो कैपेसिटी आती है कुछ रूल्स से। सो बोर-बरी स्कीम के देयर आर 3 रूल्स। फर्स्ट रूल इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ऑर्बिट इज 2n²। ये लोगों को पता होगा। सॉरी माय मिस्टेक। यस, सो बोर-बरी स्कीम द कैपेसिटी ऑफ ऑर्बिट इज 2n²। so 2, 8, 18, 32। you might be having information about this particular thing that फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते, तीसरे ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते और चौथे ऑर्बिट का कैपेसिटी 32 इलेक्ट्रॉन्स है। द कैपेसिटी ऑफ ऑर्बिट इज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द ऑर्बिट। पहला ऑर्बिट छोटा है, दूसरा ऑर्बिट उससे बड़ा है, तीसरा ऑर्बिट और बड़ा है और चौथा ऑर्बिट उससे भी बड़ा है। 2, 8, 18, 32। So this is the first rule। Second rule is octet completion rule।
लेकिन ये जो ऑक्टेट कंप्लीशन रूल है ये सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लिए है. इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in outermost orbit is 8, then that atom is considered to be stable. If the number of electrons in outermost orbit is 8, then that orbit is considered, then that atom, then that atom is considered to be stable. अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो वो ऑर्बिट को, वो एटम को हम स्टेबल बोल सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट. आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट दिस डाउन विथ यू. ये जो रेड कलर में पॉइंट दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, देखो ये वाला पॉइंट, प्लीज राइट दिस डाउन विथ यू. अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो उस एटम को स्टेबल बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीशन रूल. दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टेट कंप्लीशन रूल. आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो उस एटम को स्टेबल बोल देंगे. So I believe everyone might have written this down by now. I will give you 1 more minute to write this down. नेक्स्ट पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग है दैट इज डन इन स्टेप वाइज मैनर. पहले इनर ऑर्बिट्स को फिल करते हैं और बाद में हम फर्दर अवे जाते हैं. तो सबसे पहले पहला ऑर्बिट फिल होगा, उसके बाद सेकेंड ऑर्बिट फिल होगा, उसके बाद थर्ड ऑर्बिट फिल होगा और लास्ट में फोर्थ ऑर्बिट फिल होगा. ये रूल है, बोर बरी स्कीम का एक रूल है. रैंडमली किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स नहीं डालने हैं. पहले पहला ऑर्बिट, फिर बाद में सेकेंड ऑर्बिट में डालेंगे, फिर थर्ड ऑर्बिट में डालेंगे और ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे. तो फर्स्ट फिल द इनर ऑर्बिट्स एंड देन गो फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. पहले इनर ऑर्बिट्स को फिल करो और बाद में न्यूक्लियस से दूर जाते जाओ. तो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिट फिल होगा? के शेल. उसके बाद कौन सा ऑर्बिट फिल होगा? एल शेल. उसके बाद कौन सा ऑर्बिट फिल होगा? एम शेल. ओके, सो एनी डाउट्स इन दिस स्लाइड? जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछिए. विवेक टायर्ड है, प्लीज आस्क. सर वो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n स्क्वायर है ना? हाँ सर. तो फिर वो n क्या है सर? n क्या है? आप सोचो सर n क्या होगा. विवेक आप बताइए क्या लगता है आपको n क्या होगा? n ऑर्बिट का नंबर होता है विवेक. इधर देखो राइट साइड में स्क्रीन पे ऊपर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 दिख रहा है. हाँ, तो पहला वाला ऑर्बिट मतलब n इज इक्वल टू 1, उसका कैपेसिटी 2. दूसरा ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2, उसका कैपेसिटी 8. थर्ड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3, उसका कैपेसिटी 18. और फोर्थ ऑर्बिट n इज इक्वल टू 4, उसका कैपेसिटी 32. समझ में आया सर? हाँ सर. विवेक आप मुझे आंसर बताइए, जो m शेल है, m KLM, m का कैपेसिटी कितना होगा? 18. वेरी गुड विवेक, आपको समझ में आ गया. थैंक यू सो मच. यस. यस, आयुष तिवारी बोलिए. आयुष तिवारी प्लीज आस्क योर डिफिकल्टी. सर वो एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, फिर भी स्टेबल होने के लिए 8 की चाहिए रहते हैं. हाँ देखो, जब m शेल का कैपेसिटी 18 है तो 8 में स्टेबल हो जाता. लेकिन अगर किसी एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है और वो एटम 5वें 6वें 7वें ऑर्बिट तक जा सकता, तो तीसरे ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स रखने पड़ेंगे. आयुष ध्यान दीजिए, सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे. 8 इलेक्ट्रॉन्स पे वो चीज स्टेबल हो जाती, लेकिन कब? जब तीसरा ऑर्बिट आखिरी ऑर्बिट है. अगर किसी एटम में 5वां ऑर्बिट आखिरी ऑर्बिट हो जाएगा, तो 5वां ऑर्बिट अगर आखिरी ऑर्बिट होगा तो तीसरे वाले ऑर्बिट में तो 18 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं ना, इसलिए वहां पे 18 है. आया सर समझ? थैंक यू सर. ओके सर, बहुत अच्छा डाउट था आयुष का. मुझे भी डाउट था ये मेरे टाइम पे कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स में कोई चीज स्टेबल हो रही है तो फिर 2n स्क्वायर लगाने की जरूरत ही क्या है.
लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन्स में चीज स्टेबल होती है अगर वो आखिरी का ऑर्बिट है। तो किसी एटम में 15 ऑर्बिट है तो 14th ऑर्बिट तक 2n² लगाएंगे और 15th ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे। तो यहां पे हम इस वाले स्टेटमेंट में और एक पॉइंट ऐड करेंगे, द ऑक्टेट रूल इज ओनली फॉर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये भी आप लोग लिख लो, जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है, प्लीज राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक। यहाँ पे लिखा भी है हमने इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, लेकिन फिर से इसको लिख लो, द ऑक्टेट रूल इज ओनली फॉर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अगर किसी एटम में 7 ऑर्बिट्स है तो 6th ऑर्बिट तक 2n² चलेगा और 7th ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पे वो चीज स्टेबल हो जाएगी। प्लीज राइट दिस डाउन। सेकेंड वाला पॉइंट लिख लो अपने पास। कौशिक गेडाम, प्लीज आस्क। कौशिक, प्लीज टेल मी योर डिफिकल्टी। कौशिक, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हियर यू। आपका डाउट हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, मधुरा, प्लीज आस्क। Sir, you yesterday explained the valency. Then how would we count the valency of elements with atomic mass, atomic number more than 28? We will discuss this. First, let us concentrate till atomic number 18. पहले हम सिर्फ 18 तक ही बात करते हैं, फिर 19 20 का 2-3 दिन बाद बात करेंगे, और 20 के बाद क्या होगा वो हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे। ठीक है, so that will be taken care of at an appropriate time. धर्मेश भट्ट, प्लीज आस्क। सर, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे के तरफ गिरेगा तो वो न्यूक्लियस को कोई हार्म करेगा सर? पता नहीं सर, आज तक कभी देखा नहीं मैंने ऐसा इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पे गिरते हुए। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे गिर जाएगा तो हार्म करा या नहीं करा, ये चीज की इंफॉर्मेशन मिलेगी, तब बता पाएंगे इस चीज का आंसर। ओके, चलो एक और डिफिकल्टी लेते हैं, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। श्रीश, प्लीज आस्क। सर। यस सर। सर, एन शेल के बाद कौन सा शेल आता है? आई के बाद? एन शेल के बाद KLMNO, एन के बाद O, ABCD चलाने का, KLMNO PQRSTUVWXYZ। ओके, यस सर। यस सर। चलो लेट अस गो अहेड, इसको डिलीट करते हैं। आई होप एवरीवन ऑफ यू हैज रिटन व्हाट इज गिवन इन द रेड कलर। रेड कलर में जो लिखा है प्लीज अपने पास नोटबुक में लिख लो, इसको लर्न करना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है ये। यस, नाउ वी विल डिस्कस वैलेंसी। वैलेंसी जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी है। याद करो, दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो वैलेंसी क्या है सर? वैलेंसी इज अ केमिकल प्रॉपर्टी। Most appropriate definition of valency is combining capacity of elements is called as valency. आप लोग जितनी बुक्स पढ़ोगे उतनी ज्यादा वैलेंसी की डेफिनेशंस मिलेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है combining capacity of elements is called as valency. अब जो combining capacity है वो किससे डिराइव्ड है, वो किस पे डिपेंडेंट है? combining capacity डिपेंडेंट है ऑक्टेट रूल पे। ऑक्टेट रूल पे क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि सारे एलिमेंट्स ऑक्टेट बनाना चाहते। सारे एलिमेंट्स ऑक्टेट क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि ऑक्टेट बनने के बाद चीजें स्टेबल हो जाती। ऑक्टेट बनने के बाद चीजें स्टेबल क्यों होती? क्योंकि इनर्ट गैसेस स्टेबल है। इनर्ट गैसेस का बाय डिफॉल्ट ऑक्टेट रूल है, तो बाकी सारे एलिमेंट्स ऑक्टेट रूल फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और उस कोशिश की वजह से वैलेंसी डेवलप होता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज वैलेंसी। किसी एलिमेंट की कैपेसिटी ज्यादा होगी, किसी एलिमेंट की कैपेसिटी कम होगी, तो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा उसकी वैलेंसी ज्यादा, जिसकी कैपेसिटी कम उसकी वैलेंसी कम।
ऑक्टेट रूल क्या है? एलिमेंट्स ट्राई टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑल द ऑर्बिट नहीं, सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इफ देर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, then octet rule is followed. हीलियम हैज अ डुप्लेट, ये ही नहीं लिखा है यहाँ पे, ये हीलियम है। हीलियम डुप्लेट फॉलो करता है, बाकी सारी चीजें ऑक्टेट फॉलो करती है। तो हाउ मेनी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होना चाहिए, हाउ मेनी एलिमेंट्स होना चाहिए यहाँ पर। So there is a question for all of you. How many elements attain duplet and not octet for stability? ये क्वेश्चन हमने लास्ट टर्म पे डिस्कस किया था, ऑडियो क्लास जब हुआ था लास्ट टर्म पे, ओनली ऑडियो क्लास। सो ड्यूरिंग दैट क्लास वी डिस्कस्ड कौन से एलिमेंट्स है जो डुप्लेट फॉर्मेशन करते हैं और ऑक्टेट फॉर्मेशन नहीं करते। So the answer to this question is hydrogen, helium, lithium and beryllium. बस बोरॉन और उसके आगे सब लोग ऑक्टेट बनाते। So there are 4 elements. There are 4 elements which attain duplet and not octet. So there are 4 elements: hydrogen, helium, lithium and beryllium. ऑक्टेट रूल फॉलो करना है। ऑक्टेट रूल की वजह से कंबाइनिंग कैपेसिटी आई, उस कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम बोलते हैं वैलेंसी। केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वैलेंसी। अगर वैलेंसी समझ में आता है तो आगे की रिएक्शंस समझ में आती है, वैलेंसी नहीं समझ में आएगा तो आगे के रिएक्शंस डिफिकल्ट हो जाएंगे। So therefore please pay attention to this slide. Now we will take some difficulties. Aditya Deshmukh, please ask. Sir, from the fourth point, we can also say that number of electrons needed to an element to get stable is known as its valency. हाँ सर, वो चीज अभी आ जाएगी, नेक्स्ट स्लाइड में है वो चीज। डोनेट करना, एक्सेप्ट करना, शेयरिंग करना, दैट विल बी डिस्कस्ड राइट नाउ। ओके आदित्य। अभिराम महाजन, प्लीज आस्क। अभिराम, प्लीज आस्क योर डिफिकल्टी। अभिराम को शायद डाउट नहीं होगा, या तो हाथ गलती से रह गया होगा। सारंग। सर। हाँ सर। सर बेरिलियम फिर किसी से रिएक्ट नहीं करेगा? रिएक्ट करेगा सर, लेकिन बेरिलियम रिएक्ट करने के बाद डुप्लेट बनाएगा। देखो वो पॉइंट क्या लिखा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स अटेन डुप्लेट एंड नॉट ऑक्टेट फॉर स्टेबिलिटी। हीलियम जो है उसका ऑलरेडी डुप्लेट है, बराबर है सारंग? यस। हाइड्रोजन डुप्लेट बनाएगा, लिथियम भी डुप्लेट बनाएगा और बेरिलियम भी डुप्लेट बनाएगा। बेरिलियम के आगे पर उसकी तो दोनों डुप्लेट कंप्लीट है। और बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे ऑर्बिट में 2, बराबर? यस। तो वहां पे उसके सेकेंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन वो फिर भी रिएक्ट करता है। बेरिलियम दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, ठीक है। एक कंपाउंड होता है, I will write the name of that compound, BeCl2. तो BeCl2 is a compound. ये कंपाउंड कैसे बना? बेरिलियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए और क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए। तो बेरिलियम ऑलरेडी डुप्लेट है 2 ऑर्बिट्स का, लेकिन उसने बाहर के ऑर्बिट के 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए और फिर डुप्लेट बना लिया। समझा सारंग? ओके, ठीक है यार। जिन लोगों को डाउट्स पूछना है ना, you will get an opportunity to ask your difficulty. वहां पे नाम के साथ ये मत लिखो I have a doubt, please unmute, I have a doubt sir, please unmute me. सबको डाउट मिलने का चांस मिलेगा, सबके डिफिकल्टीज क्लियर होंगे। ओके, वी विल टेक डिफिकल्टीज वन बाय वन। टॉपिक भी आगे बढ़ेगा और डिफिकल्टीज भी कवर होंगे। नाम के साथ ये मत लिखो I have a doubt. Obviously I know you have a difficulty, that's why you are raising your hands, right? So Harsh Vyaware, please ask your difficulty. सर व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर विच इज सर, मतलब कितने मैक्सिमम नंबर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम वो ट्रांसफर कर
सकता या एक्सेप्ट कर सकता। बहुत बढ़िया। मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर सकता और मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता एट अ टाइम। एक टाइम पे कोई भी एलिमेंट 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ले सकता और एक टाइम पे कोई भी एलिमेंट 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ले नहीं सकता। ओके हर सर फिर कार्बन के आउटर शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन है, फिर वो क्या करेगा? तो वो शेयर करेगा सर, शेयर कर सकते। ट्रांसफर करना और शेयर करने में फर्क है। ट्रांसफर करना मतलब दे देना और ले लेना, राइट? कोवैलेंट बॉन्ड सर। हाँ सर, वेरी गुड, कोवैलेंट बॉन्ड करेंगे, वो चीज भी डिस्कस। वेरी गुड हर्ष। चलो, विल टेक वन मोर डिफिकल्टी। सोहन प्लीज आस्क। सर इलेक्ट्रॉन कंडक्ट विथ चार्ज सर, पॉजिटिव नेगेटिव। आप बताइए सर, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज। ओके सोहन? यस। ओके, इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज। आयुष तिवारी। हाँ तो सर बेरिलियम में वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो वो ऑक्टेट बनाता है डुप्लेट? दो रहते बेरिलियम में। अच्छा, बेरिलियम में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है? ओके। दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा। ये देखो इधर कंपाउंड है BeCl2, बेरिलियम दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता, फिर उसके आउटर मोस्ट शेल के दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो उसमें एक ही शेल बचा, तो उसने डुप्लेट बनाया। ठीक है आयुष? हाँ सर। ओके सर। आदित्य। सर डुप्लेट मतलब समझा नहीं। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट मतलब 8 रहते ना, ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स, डुप्लेट मींस 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, देयरफॉर हीलियम इज अ डुप्लेट। ओके आदित्य? यस सर। डुप्लेट मतलब 2। हाँ सर। पर सर हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है ना? हाँ, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके डुप्लेट बनाने की कोशिश करता। जैसे जितने भी एलिमेंट्स है, सोडियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयरन, कॉपर, जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स क्या बनाने की कोशिश करते हैं? ऑक्टेट बनाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ ये जो 4 एलिमेंट्स है, ये 4 एलिमेंट्स डुप्लेट बनाने की कोशिश करते। हाइड्रोजन क्या करता है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता, या तो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता, या तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता। तो देयरफॉर हाइड्रोजन ट्राइज टू क्रिएट अ डुप्लेट। तो ये जो 4 एलिमेंट्स है, ये 4 एलिमेंट्स डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं। बाकी के दुनिया भर के सारे एलिमेंट्स ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। ओके सर। ओके सर। हृदयांश। हृदयांश प्लीज आस्क। सर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। यस सर। सर उसके बाहर उसके आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो डुप्लेट फॉलो करेगा ना सर? नहीं, वैसा वाला डुप्लेट नहीं। देखो एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, बोर्ड पे, स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर देखो, सॉरी राइट में ऊपर की तरफ देखो। बेरिलियम का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,2। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हो गए? आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सही है? बट इट कैन डोनेट these 2 electrons and form the configuration. It can donate 2 electrons and can form the configuration Be2+. ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2. Now it is a duplet. जो डुप्लेट रूल है ना, वो सिर्फ पहले ऑर्बिट के लिए ही काम करता। डुप्लेट रूल works only for K shell. डुप्लेट रूल जो है वो सिर्फ K shell के लिए ही काम करता है। हृदयांश। पर सर उसके पास पहले ही तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 है, तो फिर उसको क्या जरूरत है वापस बाहर देने की? 2 सर देखिए, जो डुप्लेट रूल है ना, देखो ऑक्टेट रूल सब एलिमेंट्स के लिए रहता, बराबर है? यस सर। ऑक्टेट रूल कब से वैलिड होता है? एल शेल से, n = 2 से। 2, 8, 18 लिखते ना अपन, 2, 8, 18, 32। तो वो जो सेकंड शेल है वहां से ऑक्टेट रूल फॉलो होता। डुप्लेट रूल जो है वो सिर्फ पहले ऑर्बिट के लिए होता।
तो बेरिलियम के पास कौन से ऑर्बिट है? रिनायश आंसर दीजिए, पहला और दूसरा। हाँ, के और एल, वेरी गुड। तो एल को स्टेबल होने के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जो डुप्लेट रूल है ना, वो एल के लिए नहीं चलता, डुप्लेट रूल सिर्फ के शेल के लिए चलता। इसलिए बेरिलियम को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ते हैं, क्योंकि बेरिलियम 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो नहीं कर पाएगा। समझ में आया हृदयांश? थैंक यू सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो ये भी लिख लो, प्लीज राइट दिस डाउन विथ यू। जो स्क्रीन पे ब्लू कलर में हाईलाइट किया हुआ है, प्लीज राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक। आई विल गिव यू 1 minute. आई होप लिख लिया होगा आपने। डुप्लेट रूल जो है वो सिर्फ के शेल के लिए काम करता है। एल एम एन ओ के लिए ऑक्टेट रूल यूज करेंगे, एल एम एन ओ के लिए ऑक्टेट रूल यूज करेंगे। डुप्लेट रूल वर्क्स ओनली फॉर द के शेल, पहले शेल के लिए ही सिर्फ डुप्लेट रूल काम करेगा। सो नाउ दिस इज क्लियर, वी विल गो अहेड। अब 2 टाइप की वैलेंसीज होती है। पहली वैलेंसी है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी, दिस रिफर्स टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफाइंड फॉर मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। ये जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है, ये मेटल्स के लिए भी डिफाइन होती है एंड नॉन मेटल्स के लिए भी डिफाइन होती है। दिस रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी is also called as ionic valency। तो जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है उसको आयोनिक वैलेंसी भी हम बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट विच यू शुड रिमेंबर। मेटल्स जो है दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स एक्सेप्ट करेंगे, मेटल्स डोनेट करेंगे। तो हम इसमें लिख सकते हैं क्या, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां होता है? मेटल्स से नॉन मेटल्स पे होता है। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स। So write down these points in your notebook. Please write down these points in your notebook. The transfer of electrons is from metals to non-metals. ये आयोनिक वैलेंसी लिखना है यहाँ पे, VALENCY वैलेंसी। Okay, so any doubts in electrovalency? Krish Taide, please ask. Hello sir. Krish, I cannot hear you. Hello sir. Yes Krish, tell me your difficulty. सर इलेक्ट्रोवैलेंसी समझा नहीं सर। सर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सोचो सब लोगों को 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आउटर मोस्ट में, किसी के पास थोड़े ज्यादा है तो वो दे देगा, किसी के पास थोड़े कम है तो वो ले लेगा। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मेटल्स के पास जनरली ज्यादा होते हैं, नॉन मेटल्स के पास जनरली 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं ऑक्टेट बनाने के लिए। ठीक है, तो नॉन मेटल्स एक्सेप्ट करते हैं। तो जिसमें ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। आया क्रिश समझ में? यस सर। ओके सर। इशिका प्लीज आस्क योर डिफिकल्टी। इशिका प्लीज आस्क योर डाउट। नहीं है। सुमेध कुलकर्णी। Sir, can you explain once octet rule
मुझे वो पहले वाली स्लाइड में डाउट था पर आपने पूछा ओके ओके ओके, आई विल टेक योर डिफिकल्टी ऑफ द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल देख लो यार क्या होता है, एक बार फास्ट ट्रैक मोड में रिवाइज कर लेंगे, बोर्ड पे देखेंगे सब लोग। ऑक्टेट रूल, stable configuration is when 8 electrons are present in outermost orbit। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कब आता है? जब 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट में। ऑल एलिमेंट्स ट्राई टू अटेन दिस कॉन्फ़िगरेशन। सब एलिमेंट्स की कोशिश होती है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करके दिखा दे। दिस tendency to attain 8 electrons is called as octet rule। इस टेंडेंसी को हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कब आता है? जब 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते। कहाँ पे रहते? आउटरमोस्ट ऑर्बिट में रहते। अब ये अगर चीज स्टेबल है, सारी दुनिया कोशिश करती है स्टेबल बनने की, तो ऑल एलिमेंट्स ट्राई टू अटेन दिस कॉन्फ़िगरेशन। ये जो टेंडेंसी है, ये ट्राई टू अटेन करने की जो टेंडेंसी है, दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल। ओके, सो दिस इज अबाउट ऑक्टेट रूल। सुमेध रिप्लाई। Sir, if these all elements don't try to attain this configuration, then what will happen? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑल एलिमेंट्स ट्राई टू अटेन ऑक्टेट रूल। इसके बेसिस पे केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। सिर्फ वही एलिमेंट्स है, कुछ ही एलिमेंट्स है जो ट्राई नहीं करते। क्यों ट्राई नहीं करते? क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। इनर्ट गैसेस जो है, दे डोंट ट्राई टू अटेन द ऑक्टेट रूल बिकॉज दे ऑलरेडी हैव ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। दुनिया में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो स्टेबल नहीं बनना चाहता। सिर्फ इनर्ट गैसेस स्टेबल नहीं बनना चाहते क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। ओके सुमेश? Okay, sir. Understood. Thank you. यस यस सर। आदित्य प्लीज आस्क। आदित्य प्लीज आस्क योर डाउट। आदित्य लेट्स ट्राई अगेन। आप अनम्यूट करो और फिर बात करो, फिर से बटन मत दबाओ। Hello, sir. हेलो आदित्य, टेल मी। Hello. So, how nucleus is created? सर फ्यूचर में पढ़ेंगे सर, 11th-12th में पढ़ते हैं हाउ न्यूक्लियस इज क्रिएटेड। फॉर द टाइम बिंग आवर इंटरेस्ट इज टू नो रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस क्रिएट कैसे होता है? बहुत सारे प्रोटॉन्स, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स एक साथ आते हैं, साथ में बैठ जाते हैं और न्यूक्लियस बन जाता है। उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं। दैट इज द ओनली आंसर विच आई कैन गिव यू एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। हृदयांश। सर। यस सर। सर अभी आपने बोला कि इलेक्ट्रोवैलेंसी में मेटल्स डोनेट करते हैं और नॉन मेटल्स एक्सेप्ट करते हैं। हाँ करेक्ट। सर फिर हाइड्रोजन और क्लोरीन में HCl बनता है उनके आयोनिक रिंग से। तो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, तो उसको भी अपन इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलेंगे क्या? नहीं नहीं, हाइड्रोजन और क्लोरीन में आयोनिक बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं है, वहां कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं कोवैलेंसी। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन नॉन मेटल, दो नॉन मेटल्स के बीच में कभी भी इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं आती। दो नॉन मेटल्स के बीच में कभी भी आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड ओनली बिटवीन मेटल एंड अ नॉन मेटल। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों नॉन मेटल्स है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ओके? यस सर। वेरी गुड सर। चारू प्लीज आस्क। बहुत देर से डाउट है शायद आपका। चारू प्लीज आस्क। सर डुप्लेट रूल में बेरिलियम ने डोनेट किया, तो और डुप्लेट रूल में सारे एलिमेंट्स की मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम ही होते, तो मोस्टली वो डोनेट ही करते क्या? नहीं, हाइड्रोजन शेयर भी कर सकता ना। डुप्लेट के लिए लिथियम भी डोनेट करके डुप्लेट बनाता, बेरिलियम भी डुप्लेट बनाता डोनेट करके। यहाँ तक आपका पॉइंट करेक्ट था, लेकिन हाइड्रोजन जो है, वो हाइड्रोजन तो शेयरिंग करता है ना। यस सर। ओके, हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन वाला एग्जांपल, आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है? यस, नेक्स्ट सोहन बोलिए। सर डुप्लेट रूल जो है सर वो मुझे समझा नहीं सर। मतलब
सर मतलब डुप्लेट रूल में एल शेल तक रहेंगी, एल शेल तक इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना सर? सोहन आप मुझे बताइए ऑक्टेट रूल क्या है? सर जहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करता है एक एटम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, उसे बोलते हैं ऑक्टेट रूल। बहुत बढ़िया। तो जो ऑक्टेट रूल है वो इधर बोर्ड पे देखो आप, ऑक्टेट रूल is applicable from L shell onwards. For K shell n is equal to 1 के लिए डुप्लेट रूल is applicable. बोर्ड पे देखो लिखा है मैंने। सर डुप्लेट रूल जो है सर वो सर के शेल में, मतलब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के आजू बाजू में। हाँ बस के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, उसकी वजह से के शेल स्टेबल बन जाता है, उसी को डुप्लेट रूल बोलते हैं। ओके। और सर हाइड्रोजन जो है वो शेयर कैसे करेंगे सर? उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। 2 हाइड्रोजन के एटम आएंगे, ये हाइड्रोजन का एटम बोलेगा मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन का एटम बोलेगा मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलके एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अब दोनों के पास कॉमन प्रॉपर्टी 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की हो गई, वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसका भी डुप्लेट हेल्प करते और वो भी डुप्लेट में हेल्प करते। समझ में आया सोन? सर मतलब सर समझा नहीं सर मैं। ठीक है, सब लोग बोर्ड पे देखो, ये देखो ये हाइड्रोजन है, ये इसके पास इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा छोटा सा डॉट करके बना दिया मैंने। ये क्या हो गया? ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, फिर इसके बाजू में दूसरा एक और हाइड्रोजन है। ठीक है, चारू का भी यही डाउट था हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, तो हम अभी उसको डिस्कस कर रहे हैं। सोहन ध्यान दीजिएगा, दोनों हाइड्रोजन है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन अपन ने रख दिया, बराबर है। अब क्या हुआ, ये दोनों हाइड्रोजन एटम पास आ गए, फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस वाले हाइड्रोजन का भी डुप्लेट करते और इस वाले हाइड्रोजन का भी डुप्लेट करते। बोलने का मतलब ये जो कॉमन प्रॉपर्टी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ये कॉमन प्रॉपर्टी इसके लिए भी फुलफिल करती और इसके स्टेबिलिटी के लिए भी फुलफिल करती है। सोहन रिस्पॉन्ड करिए। यस सर, आई हैव अंडरस्टैंड, थैंक्स सर। वेरी गुड सोहन, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये जाने दो, ये काम का नहीं है अभी। हाँ, ये जो दिख रहा है ना ये वाली चीज, ये लिख लो यार, प्लीज राइट दिस डाउन विथ यू। ये चीज आप लोगों के पास लिखा हुआ होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, थ्योरी है ये ऑक्टेट रूल का, पता होना चाहिए सबको। चलो वी विल गो अहेड नाउ, हम आगे बढ़ेंगे। इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट नहीं करेंगे। यस, सो नेक्स्ट अब हम कोवैलेंसी के बारे में बात करते हैं। जो हाइड्रोजन वाला एग्जांपल लिया था ना, दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ कोवैलेंसी। कोवैलेंसी में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और ये चीज डिफाइंड होती है सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल्स के लिए। तो लर्न क्या करना है? metals can donate electrons, non-metals can accept electrons, non-metals can share electrons। ये 3 पॉइंट्स लर्न करेंगे। ये जो 2 पॉइंट्स है, these 2 points are about electrovalency, and this point is about covalency. Metals cannot share electrons, therefore metals cannot form
कोवैलेंट बॉन्ड्स। मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर नहीं कर सकते, इसीलिए मेटल्स कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते। तो कोवैलेंसी जो है वो किसके लिए डिफाइंड है? सिर्फ नॉन मेटल्स के लिए। लेकिन इलेक्ट्रोवैलेंसी किसके लिए डिफाइंड था? मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के लिए। इलेक्ट्रोवैलेंसी इज डिफाइंड फॉर metals as well as non-metals. Covalency is defined only for non-metals. Covalency is defined only for non-metals and electrovalency is defined for metals and non-metals both. Please write this down. इसको लिख लो। Please raise your hands if you have difficulty in this slide. Harsh Vyavare. Sir, am I audible? Yes, Harsh, you are audible. Please tell me your difficulty. Sir, what is the reason that metals cannot have the covalency? Because they cannot share electrons. Metals electrons share नहीं कर सकते, इसीलिए वो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते। इधर रीजन लिखा है, देखो राइट साइड में नीचे देखो स्क्रीन में, क्या रीजन? Yes, sir. ओके सर। आदित्य, आदित्य प्लीज आस्क। आदित्य प्लीज आस्क योर डिफिकल्टी। Sir, Yes, please tell. so gaseous is considered in which valency? सर गैसेस की बात नहीं हो रही है, सॉलिड लिक्विड गैस की बात नहीं हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जो गैस है वो गैस नॉन मेटल होता है, मतलब नॉन मेटल्स आर गैसेस इन नेचर, राइट? तो नॉन मेटल्स कोवैलेंसी फॉर्म करते हैं। तो आपका जो डाउट है वो डाउट आप ऐसे सोचो कि सॉलिड मेटल्स इलेक्ट्रोवैलेंसी, लेकिन अगर कोई सॉलिड नॉन मेटल होगा तो वो कोवैलेंसी शो कर सकेगा। तो वैलेंसी इज नॉट डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस, वैलेंसी इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मेटल और नॉन मेटल। ओके आदित्य? Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Yes. वरद गावंडे, वरद प्लीज। Sir, please explain covalent bond. ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड देखते हैं क्या होता है। कोवैलेंसी मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। कोवैलेंसी इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वी विल यूज द बोर्ड नाउ। दो टाइप के केमिकल बॉन्ड होते हैं, एक होता है आयोनिक बॉन्ड और एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड में होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। सो आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है, कहां से कहां, मेटल टू नॉन मेटल। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, तो सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बनाएंगे, NaCl। कैसे बनाते हैं, सोडियम डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन and chlorine accepts that electron and a bond is formed between Na and Cl। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो किसके किसके बीच में शेयरिंग होगी, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में शेयरिंग होती है, ठीक है। तो इसमें हम एग्जांपल लेंगे HCl का, H प्लस Cl, ये क्या कंपाउंड बनाता है, HCl बॉन्ड बनाता है। तो उसको ऐसे लिखते हैं HCl, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम H
and one electron from Cl come together and a shared pair of electrons is formed. एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से आता है और शेयर्ड पेयर फॉर्म होता है. This pair is shared between HCl. वरद आपका डाउट है? वरद प्लीज अनम्यूट. Yes, sir. Clear. वरद, हाँ, यस. कैन यू रीड दिस? कैन यू रीड जो मैंने ब्लू कलर में लिखा है, ब्लू कलर में हाईलाइट किया है, उसको रीड करो वरद. Covalent bond. Electrons sharing non-metal and non-metal. H plus Cl gives HCl. One electron from H and one electron from Cl come together and a sharing of electron is formed. This pair is shared between H and Cl. बहुत बढ़िया. तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक शेयर्ड पेयर आता है, उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड बनाने वाली चीज को बोलते हैं कोवैलेंसी. आयोनिक बॉन्ड बनाने वाली चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी या फिर आयोनिक वैलेंसी. इलेक्ट्रोवैलेंसी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाता है. इधर देखो, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चला गया. मेटल ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन ले लिया. तो सोडियम और क्लोरीन के बारे में सोचो. सोडियम मेटल है तो वो डोनेट करता. क्लोरीन नॉन मेटल है तो क्लोरीन एक्सेप्ट करता और दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता. सो दिस इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह. सो आई होप क्लियर हो गया होगा. वेदांत समझ में आ रहा है क्या? वेदांत क्लियर हो रहा है? ठीक है, थैंक यू वेदांत. जिनके डाउट्स क्लियर होते जा रहे हैं प्लीज लोअर योर हैंड्स. ओके, हाथ नीचे भी करा करो अगर डाउट क्लियर हो जाए तो. पार्थ प्लीज आस्क. पार्थ कड़म. सर वो कोवैलेंट बॉन्ड में आपने नॉन मेटल दो बार लिखा था. हाँ, कोवैलेंट बॉन्ड में नॉन मेटल है. हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों नॉन मेटल है. ओके सर. ओके सर. हाइड्रोजन मेटल नहीं है सर. आदित्य देशमुख. Sir, can you please explain this slide as I was disconnected? सर रिकॉर्डिंग देख लेना यार. चलो एक्सप्लेन कर देते हैं. ध्यान दो आदित्य. दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक होता है आयोनिक बॉन्ड और एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड में होती है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग. आदित्य कैन यू रीड द आयोनिक बॉन्ड वाला पार्ट? प्लीज रीड आयोनिक बॉन्ड वाला पार्ट आदित्य. Yes, sir. Ionic bond. Electrons get transfer. हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का क्या? इलेक्ट्रॉन हो रहा है ट्रांसफर. कहाँ से? मेटल से. कहाँ पे? नॉन मेटल पे. ठीक है आदित्य. सोडियम और क्लोरीन का एग्जांपल लो. सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है. सोडियम ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन ने सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो NaCl बन गया. सोडियम डोनेट्स वन इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन एक्सेप्ट्स दैट इलेक्ट्रॉन, और उसकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ. उस चीज को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड. और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है. हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने मिलके शेयर्ड पेयर बनाया. दिस शेयर्ड पेयर इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड आता है कोवैलेंसी से एंड आयोनिक बॉन्ड आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी से. So I hope this is clear. Aditya, please reply. Is this clear? Yes, I hope. yes, sir. Thank you, Aditya. Thank you. Shrikant Patokar, please tell. Sir, can you please show the previous slide? Okay. Just hold on, okay? Shrikant, please wait for 1 minute. Please write this down. ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको लिख लो. Please write this down. जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है इसको लिख लो. Then we will go to the previous slide.
चलो वी विल गो अहेड, लिख लिया होगा सब लोगों ने. वी विल गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड नाउ. बोलिए श्रीकांत, हाउ कैन आई हेल्प यू इन दिस स्लाइड? So you had written that metals can donate electrons, non-metals accept electrons. Yes, right. So sir, in that the last third point, that non-metals can share electron, I didn't understand that. Non-metals cannot share electrons. ये point था वो. Non-metals cannot share electrons, therefore they cannot form covalent bond. Sorry, non-metals नहीं, metals. Metals cannot share electrons, therefore they cannot form covalent bonds. Metals can only form ionic bonds. Metals जो है वो सिर्फ ionic bond बना सकते हैं. Metals इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकते, इसीलिए वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएंगे. नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेटल्स कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, therefore they can form ionic bond. Non metals can share electrons, therefore they can form covalent bond. ठीक है, तो नॉन मेटल्स दोनों टाइप के बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन मेटल्स सिर्फ आयोनिक बॉन्ड बना सकते हैं. मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते. श्रीकांत रिस्पॉन्ड. Yes sir, understand. Okay sir, very good, thank you. Vedant Bansod. Vedant, please say, how can I help you? Vedant, I cannot hear you, sorry. Okay, so we will go ahead. इसके बाद नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं. ठीक है, ये पॉइंट्स लिख लिए होंगे आप लोगों ने. I believe all of you have these points written with you. I'll wait for 1 minute. Please write this down. Please write this down with you. So good. Next. अब हम देखेंगे वैलेंसी ऑफ 1 to 4. सर ये 1 to 4 क्या है? आउटर मोस्ट शेल में 1 to 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो उसको हम अलग से ट्रीट करते हैं. तो वैलेंसी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल इज द वैलेंसी. तो एग्जांपल है सोडियम, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1, तो उसका वैलेंसी कितना है? 1. मैग्नीशियम, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is 2, therefore valency is 2. This is second example. थर्ड एग्जांपल लेते हैं. कैल्शियम, कैल्शियम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, in the outermost orbit there are 2 electrons, therefore valency is 2. आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए कैल्शियम का वैलेंसी भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. ये हम क्या पढ़ रहे हैं? हम वैलेंसी पढ़ रहे हैं 1 to 4 का. आउटरमोस्ट शेल में 1 है तो वैलेंसी 1 है, 2 है तो 2 होगा, 3 है तो 3 होगा, 4 है तो 4 होगा. कार्बन, लेट अस टॉक अबाउट कार्बन. outermost orbit there are 4 electrons, therefore the valency will be 4. Therefore the valency is
4, वैलेंसी कितना है 4 है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, तो 1 2 3 4 में एज इट इज चलेगा। सर फिर चेंजेस कहाँ आता है? चेंजेस आता है 5 6 7 8 में। 5 6 7 8 में हम क्या करते हैं, वैलेंसी होता है 8 माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो फ्लोरीन में आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वैलेंसी हो गया 8 माइनस 7 इक्वल 1। ओके, सो नाउ ऑक्सीजन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वैलेंसी कितना हो गया 8 माइनस 6 इक्वल्स 2। क्लियर है यहां तक? और एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंसी कितना हो गया 8 माइनस 5 इक्वल्स 3। तो अगर 5 से ज्यादा है तो 8 से उसको माइनस कर लो, और अगर 5 से कम है तो जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही उसकी वैलेंसी होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल विल बी द वैलेंसी 1 2 3 4 के लिए, और अगर 4 से ज्यादा है तो उसको 8 से माइनस कर देना, वैलेंसी आ जाएगा। सो यस, एनी डिफिकल्टीज टिल नाउ? इस 1 2 3 4 5 6 7 8 में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। दीप प्लीज आस्क। Sir, can you please show the previous slide? Yes, I can. ये है प्रीवियस स्लाइड, बोलिए। Yes, sir. So you have any difficulty in this? No, sir. We are writing. अच्छा, you are writing this. ठीक है, write it down. तो एक काम करो ना, प्लीज राइट दिस डाउन। इसको लिख लो पहले, फिर आगे पढ़ते हैं। Yes, sir. Everyone, please write this down. मैग्नीशियम का एग्जांपल भी लिखवा देते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर वैलेंसी कितनी हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी 2। ठीक है। एल्यूमिनियम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी 3। कार्बन देखो, कार्बन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। तो इतना लिख लो, प्लीज राइट दिस डाउन। So I hope ये लिख लिया होगा सबने। I believe every one of you has written this down. So I will put the next slide. उसको लिख लो, फिर difficulties discuss करते हैं। I will put the next slide now. So ये next slide है 5 6 7 8 के लिए। 8 से उसको माइनस करते जाना है। इसके और एग्जांपल्स लिख लो। ऑक्सीजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितने हैं? 6 है। Therefore
वैलेंसी 8 - 6 = 2। ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन outermost orbit, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन outermost orbit कितने? 5 है। therefore valency 8 - 5 = 3। प्लीज राइट दिस डाउन, इसको लिख लो, then we will take up difficulties। Please write this down। Ridash, please ask your doubt। Sir, what is the valency of carbon? कार्बन वैलेंसी इज 4, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 वाले रूल से 4 आता, 8 से 4 माइनस करेंगे तो उससे भी 4 आता, तो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। थैंक यू सर। ओके, तो 4 इज लाइक द बॉर्डर लाइन, राइट। 4 के पहले सादा वाला रूल है 1 2 3 4 वाला, 4 के ऊपर 8 से माइनस करने वाला रूल है, 4 वाली बॉर्डर लाइन कंडीशन है, माइनस किया तो भी सेम आंसर आता और सिंपल वाला रूल लगाया तो भी सेम आंसर आता। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि माइनस कब करना है, 5 6 7 8 में माइनस करना है। तो 8 वाली चीज सोचो, अभी अगर किसी ऑर्बिट में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो जैसे इनर्ट गैसेस ले लो, नियॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 है। देयरफॉर वैलेंसी कितनी आ जाएगी उसकी? वैलेंसी आ जाएगी 8 - 8 विच इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इट डज नॉट रिएक्ट। उसकी वैलेंसी 0 हो गई ना, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? कंबाइनिंग कैपेसिटी तो 0 हो गई। क्यों? क्योंकि उसके लिए 5 6 7 8 वाला रूल लगेगा, 8 से उस नंबर को माइनस करना पड़ेगा। तो रूल क्या है? रूल है 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो हमने इनर्ट गैसेस वाला भी एग्जांपल कंसीडर कर लिया, इसको लिख लो, राइट दिस डाउन विथ यू। यस, नेक्स्ट मंथन प्लीज आस्क। सर मला ते वॅलेन्सी ऑफ 1 4 नाही समजलं। 1 4 नाही समजलं? Please pay attention over here. If the number of electrons in outermost shell is 1 2 या 3 या 4, 1 से 4 अगर है, तो then valency equals number of electrons in outermost shell। सिंपल है, जितने इलेक्ट्रॉन्स है वही उसकी वैलेंसी है। आउटर मोस्ट शेल में 3 है तो वैलेंसी 3 है, आउटर मोस्ट शेल में 4 है तो वैलेंसी 4 है, आउटर मोस्ट शेल में 2 है तो वैलेंसी 2 है। लेकिन 8 से 5 से ज्यादा अगर है तो वी सब्सट्रैक्ट दैट नंबर फ्रॉम 8। तो ये जो रूल है ये 1 2 3 4 का रूल है, ये जो रूल है ये 5 6 7 8 का रूल है। समझा क्या मंथन? यस सर, थैंक यू सर। ओके सर, वेरी गुड मंथन। वेदांत बंसोड़ प्लीज आस्क। Sir, am I audible? Yes, Manthan, please tell. Yes, Vedant, please Sir, tell. am I audible? Yes, Vedant, go ahead. सर 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन रहे आउटरमोस्ट शेल में तो वो लूज करते और 5 से 8 वो इलेक्ट्रॉन गेन करते। बराबर। यस सर। यस करेक्ट। 1 to 4 अगर रहेंगे तो लूज करेंगे, उसमें भी 4 वाला जो है वो शेयरिंग करता, कार्बन जो है वो लूज नहीं कर सकता। तो एक्चुअली लूज 1 से 3 करते, 1 लूज कर सकते हैं, 2 लूज कर सकते हैं, 3 लूज कर सकते हैं।
4 वाला लूज नहीं कर सकता, 4 वाला शेयरिंग कर सकता, 4 5 6 7 एक्सेप्ट कर सकते और शेयर कर सकते, 4 5 6 7 नॉन मेटल, 1 2 3 4 मेटल, और 8 वाला इनर्ट गैसेस जो रिएक्ट ही नहीं करता है। ठीक है, so we'll take one last difficulty and then we will sign off. Anjali, please ask. Sir, Yes, please tell. sir, all the noble gases have zero valency. Yes, all the noble gases have zero valency, they do not react. Okay, Some sir. noble Thank you, gases- sir. Okay, very good. देखो एक्चुअली क्या है ना, लेट मी टेल यू इंटरेस्टिंग थिंग, सम ऑफ द नोबल गैसेस रिएक्ट, कुछ नोबल गैसेस के कंपाउंड्स भी बनते हैं, उनकी वैलेंसी भी आती है, बट दीज विल बी स्टडीड इन हायर क्लासेस। 11th 12th में हम देखेंगे कुछ नोबल गैसेस कंपाउंड्स भी बना सकते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग हमारे केस में नोबल गैसेस का वैलेंसी 0 रहेगा। हम पहले ये सीख लेंगे वैलेंसी क्या होता है, उसके बाद उसके एक्सेप्शन सीखेंगे, पहले कंसेप्ट पे ध्यान देंगे। और फॉर द टाइम बिंग नोबल गैसेस हैव वैलेंसी 0। ठीक है, तो आई होप आज जो पढ़ा है समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू so much for paying attention in the class. I will end the class now, I will end the meeting. The recording will be posted on YouTube and the link will be shared with you in the weekend. Thank you so much.